नमस्ते। स्टार्ट करते हैं केसोल से। तो पास में भी मैंने इसके बारे में बात करी थी, बट अब अगर इस हफ्ते को देखते हैं तो सर्किट पर सर्किट मार मार के टॉप से अगर हम देखें तो 30% के आसपास करेक्ट कर गया है। तो अब मतलब समझने में मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको भी शायद कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके रिगार्डिंग कि यार मतलब चल क्या रहा है, अब चलेगा या फिर पिटेगा। तो भाई ये एक ऐसा बच्चा है जो नंबर तो अपने पूरे ला रहा है, लेकिन हमेशा खेलता हुआ दिख रहा है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि यार पास मतलब मेरे साथ क्या होता है, मैं आपको अपना बताता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में है ये शेयर, आप एजुकेशनल पर्पस के लिए समझें। तो जब भी मैं शेयर को गिरते हुए देखता हूँ, मैं भागता हूँ भाई कंपनी की वेबसाइट पे, प्रमोटर्स की हिस्ट्री पढ़ने लग जाता हूँ, या फिर भाई किस किस के पास होल्डिंग है और कोई नया कोई सेलर तो नहीं है, कोई मतलब कंपनी के अंदर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि ऑपरेटेड है ऐसा कुछ। तो वो सब चीज़ें पढ़ने लग जाता हूँ। तो वहां से हर बार भाई वो देखता है कि यार यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें भी पूरे नंबर आए थे, अब कोई एग्जाम हुआ था उसमें भी पूरे नंबर आए थे। अच्छा बताओ तुम्हारे मैथ्स में आए कि नहीं, मैथ्स में भी पूरे नंबर में, इंग्लिश में भी पूरे नंबर है। पढ़ता हुआ दिखता नहीं है, खेलता हुआ दिखता है बच्चा। तो ऐसे करके देखना चाहिए। बसंत सर ने भी इसको बहुत फनी वे में आज कवर किया था, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि ये ऐसा बच्चा लगता है जो अपना स्कोर कार्ड पे अपने नंबर खुद चढ़ा रहा है। तो अगर ये अपने पापा को दिखाता है नंबर ऐसे करके, उन्होंने बताया, तो वो एक चांटा लगाएंगे और पूछेंगे कि भाई ढंग के नंबर बताओ, मतलब ये तुमने अपने आप लिख लिए हैं, कुछ और बताओ। तो मतलब उनका कहने का इनडायरेक्ट मतलब ये था कि यार इट इज टू गुड टू बी ट्रू। मतलब अगर आप इसके नंबर्स देखो तो यार ऐसे नंबर हो ही नहीं सकते। और अगर ये नंबर सच है, मतलब अगर कोई झोल नहीं है इसमें, ज्यादा ही मतलब बोल रहा हूँ इसमें, अगर इसमें कोई झोल नहीं है तो ये नंबर्स के बेस पे हम फ्यूचर में इसको मल्टीपल रिटर्न्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यार 30% घट गया तो उसको कैसे देखना चाहिए। तो यार 30% टॉप से घटा है। अगर आप 6 महीने 8 महीने का देखोगे इसका पास्ट का हिस्ट्री, तो भाई 400-450 रुपए से शेयर 1200-1400 रुपए के आसपास गया। 1300 रुपए की मेरे आसपास खरीद थी, मेरा भी 20% साफ हो गया है। हर दिन देखता हूँ कि भाई 5% का सर्किट लग रहा है, कुछ नहीं वही कहानी, कंपनी की वेबसाइट पे पहुंच जाता हूँ, इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ने लगता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने लगता हूँ, समझने लगता हूँ कि भाई कोई चीज ऐसी पकड़ में आ जाए जो मुझे नहीं अभी समझ आ रही हो और जो और लोगों को दिख रही हो जिस वजह से वो बेच रहे हैं। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं पास्ट लोगों के इन्वेस्टर्स के, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके इंटरव्यू देखता हूँ। तो बसंत सर का ही मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई शेयर गिर रहा है तो उसे एवरेज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि देर इज समथिंग दैट अदर पीपल मे नो दैट यू डोंट नो। तो यू कैन फाइंड आउट दैट थिंग, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ऐसा करके उनका पूरा सेशन था, वो मैं ध्यान से सुन रहा था। तो मेरे को ऐसा लगता है क्या कुछ ऐसी चीज है जो कि हम मिस कर रहे हैं जिस वजह से ही गिर रहा है कुछ। मतलब आरओई को अगर हम देखते हैं तो भाई आरओई भी अच्छा खासा 126% था, और जैसे जैसे ड्रॉप कर रहा है प्राइस वो बढ़ता ही जाएगा। इसके अलावा आप देखो कि सब चीजें परफेक्ट लग रही हैं। मतलब मैं वापस से अगर इन्वेस्टर्स साइड उस पर इन्वेस्टर्स का जो एरिया होता है वेबसाइट पर, वहां पर अगर जाते हैं तो जो टॉप मेंबर्स में है, बोर्ड मेंबर्स में है, तो उनके पास 59% के आसपास होल्डिंग दिखती है पूरी कंपनी की। 33% के आसपास दिखता है कि भाई हम लोगों में बटा हुआ है, हम छोटे मोटे जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोगों में बटा है। कोई एक तो बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं दिखता है, म्यूचुअल फंड नहीं दिखता है, ये एक मेरे को डाउन साइड लगता है। और दूसरी चीज, ये एक एमएसएमई है, 250 करोड़ रुपए का जब तक टर्नओवर होगा नहीं, जब तक ये स्मॉल कैप में नहीं आएगा, एमएसएमई है। तो एमएसएमई में बुक्स इतना क्लियर नहीं होता और रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा हाई होता है। तो भाई करना क्या है, आप ये सोच रहे हो यार कहानी तो ठीक है, हम ये सुनने आया, करना क्या। तो यार ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो। मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ। तो देखो यार मेरे पोर्टफोलियो में बाकी जो शेयर्स का परसेंट है उससे आधे से भी कम इसका परसेंट है। मतलब 0.5% की बात नहीं कर रहा हूँ। और बाकी का जो एलोकेशन है वो 20% के आसपास है, 5-7% का मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ। अब इसमें यार जैसे ही प्राइस क्रैश करा, 20% क्रैश हो गया, तो मेरे को एक बार ऐसा लगा कि क्या मैं इसको एवरेज करूं, मतलब मेरा कॉस्ट अगर नीचे आ जाए, क्योंकि फंडामेंटल्स तो सब सही बोल रहे हैं, बट उसमें ये क्वेश्चन रह जा रहा है, देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग, कि भाई वापस से कुरिद के निकालते हैं ना, शायद कोई ऐसी चीज पकड़ा है कि जिस वजह से ये इसका कंपनी का शेयर क्रैश मार रहा है। वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन बाकी लोगों ने वो पकड़ लिया है। तो मैं उसको खोजने की कोशिश करता हूँ वेबसाइट पे जाके, बट हर बार जब मैं देखता हूँ मेरे को सब ऐसा दिखता है कि भाई जिस भी एग्जाम को इसने, मतलब बच्चे ने किसी भी एग्जाम में बैठा, हर चीज में पूरे नंबर है, अब घर आके देखो पढ़ना बैठता नहीं है, पूरे दिन खेलता रहता है। तो अब बेटर ये होगा कि यार इस क्वार्टर में जो क्वांटिटी है वो लेके बैठे रहो, अगले क्वार्टर का रिजल्ट आने दो। अगले क्वार्टर में अगर रिजल्ट कंटिन्यू करता है तो फिर एवरेज मारेंगे इसको, क्योंकि मेरे हिसाब से यार ये बुल रन है।
अब ये पागलपने में बढ़ा था। पागलपना क्यों बोल रहा हूँ, 6 महीने में स्टॉक 2.5-3 गुना होना पागलपने में ही होता है भाई, जनरली नहीं होता है। और छोटी कंपनी है और पी ज्यादा है, तो अगर इसका 10-12-15 का भी पी होगा तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं होगी, इररेस्पेक्टिव टू द ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ एक ऐसी चीज है जिसको कंसिडर किया जा सकता है भाई। बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है, अगर साल 2 साल ये ग्रोथ चल जाती है, 4-5 गुना शेयर होने से कोई नहीं रोक ले रहा है इसको, और करेक्ट होने के बाद भी खरीदना बनता है अभी की डेट में भी अगर देखें। बट मैं ये देख रहा हूँ कि इज देयर समथिंग दैट वी डोंट नो, वो अगले क्वार्टर में साफ हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो आप एक चीज को समझो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो होगा क्या, अभी इसका क्रैश करे या कुछ भी करे, जैसे ही अगले क्वार्टर का रिजल्ट आउट होगा उसी दिन आप उसी हफ्ते के अंदर देखो, अगर वापस से इसमें बाइंग आना शुरू हो गई तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसके बाद भी बाइंग नहीं आ रही है तो फिर एक बार इसको कंसीडर करना बनता है कि यार आप जितना खरीद लिया उसको रख के बैठेंगे, और आप चाहें तो आप बेच भी सकते हैं अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। बट अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो मेरे हिसाब से आप केसॉल्स में होते नहीं। अगर आप हो तो आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, इसी वजह से आप हो, तो वैसे करके देखो। मेरे हिसाब से मैं तो भाई इसको लेके बैठूंगा। पसंद सर को समझ नहीं आ रहा है, ये जो इसका आरओई कंटिन्यू नहीं करेगा, वो जो चीज़ बोल रहे हैं उस बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। बट जब तक नंबर्स खराब नहीं होते मैं शेयर को छोड़ता नहीं हूँ, ये मेरा रूल्स थे इन्वेस्टिंग के, और ये मैंने बसंत सर से ही सीखे थे। अब उन्हीं की चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो कर रहा है यार, इसमें वो मत कर देना कि यार उनके अगेंस्ट कैसे, व्यू होता है अपना अपना। तो उसमें मेरे को जब तक नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को ऐसा लगता है मल्टीबैगर स्क्रिप्ट है, और यहाँ से पैसा बनाने में या तो पैसा आधा होगा या फिर 5-10 गुना होगा, तो ये सोच के मैं रखा हुआ हूँ। इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जाला कल्पेश 4163 बोल रहे हैं, व्हाट अबाउट इंडसइंड बैंक, कंप्लीट एनालिसिस ऑन इंडसइंड बैंक इफ पॉसिबल। भाई लाख करोड़ के ऊपर का बैंक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देगा नहीं। आपको कम पी पे दिख रहा है इस वजह से आप इसमें कोशिश कर रहे हो और थोड़ा बहुत इसका रिजल्ट वगैरह अच्छा आ गया। बट अगर आप अल्टीमेटली पूरा देखोगे कि यार मैं लाख करोड़ के बैंक में लगा हूँ अपॉर्चुनिटी देख के, मेरे हिसाब से 5 लाख करोड़ का इतना इजीली नहीं होने वाला, उसमें इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे, क्योंकि इससे बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज भी हैं जो इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट लोगों के दिमाग में पहले आती हैं। अगर आपको भाई रिस्क लेना है, मतलब आप इंडसइंड में घुस रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना चाह रहे हो, नहीं तो आप एचडीएफसी आईसीआईसी में आते। तो अगर आप इंडसइंड को देखना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देखना चाहिए, या फिर अगर आप थोड़ा सा सिक्योर भी जाना चाहते हो तो भाई कोटक और आईसीआईसीआई में मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी लगता है अगर आप बड़े बैंक देख रहे हो। बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ अपने इंडसइंड इसलिए देखा है, आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहे हो, तो अगर आप रिस्क लेके कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि भाई थोड़ा सस्ते में मिल जाए और जो बढ़ जाए, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो। आप उत्कर्ष को देख सकते हो, इक्विटास को तो नहीं बोलूंगा, उनके फाउंडर बीच में छोड़ के गए थे, उसके बाद वो वापस आ गए, तो मेरे को बहुत सिली लगती है ये चीज़ कि छोड़ के गए फिर वापस आ गए, तो मैं ऐसी कंपनी से सीधा बाहर हो जाता हूँ। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप उसको देखो, उत्कर्ष को आप एक बार देख सकते हो। बाकी स्मॉल फाइनेंस में तो बहुत सारे बैंक हैं, आपको जो समझ आता है, जिसमें भाई हाई ग्रोथ दिखता है, आरओई अच्छा है, बुक वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, वहां से आप देखो और ऐसा करके देखो। बैंक इफ पॉसिबल एंड योर वीडियोज आर रियली हेल्पफुल फॉर अस, थैंक यू सो मच जी। कीप कंटिन्यू दिस फ्री नॉलेज ऑफ फुल वीडियोज। भाई कंटिन्यू बिल्कुल करूंगा, आप यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। मैं देख रहा हूँ यार व्यूज थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं, अब यार 100-150-200 व्यूज अगर आते रहेंगे तो यार सही चलता रहेगा। कल के वीडियो पे 30-35-40 पे वो चीज़ रुक गई यार, थोड़ा आप शेयर वगैरह शायद कर नहीं रहे हो। आप अगर शेयर करोगे इधर उधर, थोड़ा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और शेयर करने से क्या होता है यूट्यूब पुश करता है उस वीडियो को, तो वैसा करके अगर आप करोगे तो भाई आगे बढ़ती रहेगी कहानी। मैं तो डेली आ ही जाऊँगा। प्रतीक जी बोल रहे हैं, सर प्लीज सजेस्ट बेस्ट 5 स्टॉक्स। प्रतीक जी कितने पोर्टफोलियो हैं भाई आपके, मतलब डेली आपका नया पोर्टफोलियो, और मतलब मजाक कर रहा हूँ। आप मेरे हिसाब से अपने स्टॉक्स पे स्टिक रहो, आप इधर उधर उछल कूद ना करो, क्योंकि जो स्टॉक्स आपने इनिशियली भी पूछे थे मुझे ऐसा लगता है उनमें बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहा हूँ, तो आप उस पर स्टिक रहो तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए। बाकी आपकी मर्जी है। लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो स्टॉक्स आर रेमंड, अरविंद फैशन, गोकुल दास, केपीआर मिल्स, पेज इंडस्ट्री, केवल किरण, डॉलर इंडस्ट्रीज, वेदांता फैशन, गो फैशन, जिंदल वर्ल्ड वाइड, ट्राइडेंट, वेल्सपन इंडिया। भाई कोई शेयर मेरे को समझ नहीं आता है इनमें से, मेरे को बस एक शेयर समझ में आता है पेज इंडस्ट्री की, भाई जॉकी के अंडरवेयर है।
मतलब अब अगर आप देखोगे कि अफोर्डेबल जो रेंज है ब्रांडेड अंडरवेयर्स की, पंखा बंद कर दिया, नॉइज़ आता है ना तो पसीना वसीना आ रहा है यार, तो हाँ कहाँ थे, भटक जाते हैं हम। तो अंडरवेयर की जो ब्रांडेड अंडरवेयर की जो रेंज है थोड़ा सा अफोर्डेबल, जो मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता है, वहाँ पर जॉकी के लिए मुझे स्पेस दिखता है। उसी वजह से पास्ट में भी ये शुरू से बहुत बड़ी बन गई है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट कंपाउंडर ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से पेज इंडस्ट्री एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। इसके अलावा प्रतीक जी बोल रहे हैं सर हाउ टू एनालाइज एनबीएफसी स्टॉक्स एंड सजेस्ट एनी 3 बेस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है भाई, एजुकेशनल पर्पस हाउ टू एनालाइज एनबीएफसी, वही बुक वैल्यू आप देख सकते हो। और मैंने जो चीज़ पहले बताई कि ये जो प्लेयर्स हैं ये अपने फील्ड में डोमिनेट करें, अपने पीयर्स से बेटर परफॉर्म करें ताकि उनसे मार्केट शेयर छीनें और अपने पीयर्स को लात मार के बाहर करें ताकि अल्टीमेटली बड़े बने। जब ये बड़े बनेंगे उसके बाद ही शेयर का भाव बढ़ेगा। और बाकी ग्रोथ जिसमें ज़्यादा है तो टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आरओई, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, और रीजनेबल प्राइस पे अगर आपको मिलता है तो आप देखें। सजेस्ट 3 बेस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। चलो भाई इसमें लार्ज कैप भी घुसा देते हैं और एक आध, आपको पता ही है हमें कौन सा जन्मों का साथी है, होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस मुझे एक्सेलेंट ऑप्शन लगता है, फंडामेंटल्स मेरे को सॉलिड लगते हैं, फिर पोर्टफोलियो में हो सकता है। आप तो खैर जानते हो कि क्या है क्या नहीं है, बहुत टाइम से आप कंटिन्यू देख रहे हो, तो आप होम फर्स्ट फाइनेंस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस को। बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली, आप अगर 4-5 साल 5-7 साल रखोगे तो आपका पैसा बन जाएगा और मेरे हिसाब से इंडेक्स को भी बीट कर सकता है। एसके मोटिवेशन बोल रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर एनालाइज द लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। वेलकम जी। एसके मोटिवेशन का ही एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज योर व्यू ऑन फार्मा इंडस्ट्री सुपीरियर लाइफ साइंस, करेंटली इट इज अंडर वैल्यू, नीड डिटेल एनालिसिस। सुपीरियर लाइफ साइंस, फार्मा इंडस्ट्री भाई वही वाली बात है, इनोवेशन है नहीं। और यहाँ पर यार आप एक चीज देखो, आदमी अगर बीमार होता है और डॉक्टर उसको बोल दे कि भाई तुम ये एमआरआई करा लो और ये इंजेक्शन लिख दे, पर्चे लिख दे, वो क्या बोलता है, डॉक्टर लूट रहा है। अब कुछ हो सकता है कि भाई कई जगह पर वो चीज़, ज़्यादा पसीना आ रहा है भाई, कुछ करना पड़ेगा इसका, तो भूल गया फिर से। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो वहां से लगता है कि यार डॉक्टर लूट रहा है, बट फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन में डॉक्टर को ओबे करते हैं, जो भी वो बात बोलता है वो उसको परफेक्टली मानते हैं जो पेशेंट्स होते हैं, और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी एडवांस्ड है। तो वहाँ के फार्मा में इनोवेशन भी ज़्यादा है, कोई ना कोई दवाई इनोवेट करते हैं तो उसका लाइसेंस बना रहता है, तो उसमें मोनोपोली बनी रहती है जिसको बेच बेच के पैसा बना सकती हैं फार्मा कंपनीज। बट अगर हम इंडिया में देखें तो मुझे कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखता है भाई। कोई टॉप की जो 2-3 कंपनीज हैं वो चल रही हैं, बट अगर आप उनको देखोगे तो किसी 2-3 साल तो यार ठोक दिया, प्रॉफिट बना बना के लॉकडाउन के टाइम पे 100 को नहीं हो गई कंपनीज। बट उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन गया, लोगों की मजबूरी गई, अब कोई भी भाड़ में जाओ। अब तो फिर वो आती है ना होम्योपैथिक की, वो बूंद बूंद डाल लेते हैं, उसको डाल डाल के ठीक हो जाते हैं भाई हमारे यहाँ तो ऐसे करके देखना चाहिए। मुझे इसमें कुछ स्कोप दिखता नहीं है। इसके अलावा आप शेयर बोल रहे हैं सुप्रिया लाइफ साइंसेज करेंटली अंडर वैल्यूड, नीड डिटेल एनालिसिस। भाई अंडर वैल्यूड क्यों नहीं होगा? अगर आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखो तो पिटा पड़ा है। टॉप लाइन का नेगेटिव ग्रोथ है, बॉटम लाइन का नेगेटिव ग्रोथ है। आरओई अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आरओई है, कंपनी में कैश भी है, बट आरओई का मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ आएगा ही आएगा। आपने इस साल 100 से 120 रुपए कर लिए, 20 रुपए आप पे एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो अगर आपको 120 लगाने का मौका मिला तो आपके पास पैसे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो मौका भी तैयार बैठा है। तो अगर आप इसमें क्या कर सकते हो, कंपनी के एनालिसिस की बात करें तो भाई कंपनी में मजेदारी नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है, अंडर वैल्यूड समझ के ना खरीदें। ये 50% यहाँ से गिर भी गया तो कोई शॉकिंग चीज नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ को तो भाई मारते हैं, पटक पटक के भगा देते हैं मार्केट से। मार्केट उस चीज को बोलते हैं, बड़े हार्ड वर्ड्स बोल रहा हूँ, मार्केट वो चीज होती है जो आपको आपकी असली औकात याद दिला दे। बहुत हार्ड वर्ड्स हैं, बुरा मत मानना, बट मार्केट में ऐसे ही होता है। अगर आपका ग्रोथ नहीं है ना तो वो शेयर पिटेगा। आप जोमेटो में ये चीज देख सकते हो, और अब पेटीएम वगैरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इस चीज को देख सकते हो समझ के। सुप्रिया लाइफ साइंस पे आते हैं तो आप इसमें ये चीज देखो कि यार नेगेटिव ग्रोथ बाकी और फार्मा कंपनीज की जो इसके पीयर्स हैं आपको मिल जाएगा किसी ना किसी वेबसाइट पे, या फिर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे मिल जाएगा इन्वेस्टर्स रिलेशन में करके। तो वहां से अगर सब लोग ही खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो समझ लेते हैं भाई इंडस्ट्री में दिक्कत है। तो भाई इंडस्ट्री में दिक्कत है तो भी आपको बाहर आना, कंपनी में तो दिक्कत है ही। तो मेरे हिसाब से तो सुप्रिया लाइफ साइंस में दिमाग लगाना बेकार है, कुछ नहीं होने वाला।
साहिल मखानी बोल रहे हैं, भाई लक्ष्मी ऑर्गेनिक कैपेक्स कर रहा है फ्लोरोकेमिकल में, अभी स्टार्ट किया है बिजनेस। जोसेफ एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन ही बिजनेस करते हैं फ्लोरोकेमिकल का। जो सेक्टर लीडर हेज इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, ओके। ओपीएम बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर श्योर। लक्ष्मी ऑर्गेनिक महंगी कंपनी है बट फ्यूचर ब्राइट है। और अनइवन प्रॉफिट इसलिए है बिकॉज आईपीओ मनी से कैपेक्स किया था, प्रॉफिट आया था। देखो यार, आईपीओ मनी से कैपेक्स किया था और प्रॉफिट आया था, मान ली बात। बट आईपीओ मनी से कैपेक्स करके अगर प्रॉफिट आया तो वो अगले साल पिट क्यों गया? वो उसको तो कंटिन्यू करना चाहिए था ना, क्योंकि भाई मैंने अपना कैपिटल लगाया, कैपेक्स किया, उसके बाद प्रॉफिट आया, तो जो प्रॉफिट आया उसको वापस भी तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना। उस प्रॉफिट को या तो भाई डिविडेंड में बांट दो लोगों में, तो शेयर होल्डर्स का कुछ भला हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से मुझे समझ में नहीं आता। एक तो भाई डोमेन एक्सपर्टीज मेरे को है नहीं, ये जो स्पेशलिटी केमिकल्स होती है। आप बोल रहे हैं कि फॉर श्योर अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक बढ़ेगा, अगर आपको लगता है फॉर श्योर बढ़ेगा तो भाई ले लो। आप वेट क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि भाई फॉर श्योर बढ़ने वाला है तो आप वेट मत करो, आप खरीद लो। बट एक चीज आप समझ के चलना, रिटेल इन्वेस्टर्स में, मैं और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, हम मोस्टली लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई केमिकल्स में कब डिमांड आएगी, कब जाएगी। बट आप अगर श्योर हैं तो आप जरूर लें, आप सबसे पहले इसी को लें अगर आप श्योर हैं तो। इसके अलावा अमिताभ दत्त बोल रहे हैं, इन्फो एज यू डोंट नो, यू हैव पुअर नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। अब यार 5,500 कंपनी से ज्यादा लिस्टेड हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। अब आदमी कितनी याद करे? अब एक तो यार इनका नाम अमिताभ है तो ऐसा लगता है कि हाँ तुम्हें ये कंपनी नहीं पता, बाहर निकलो, ऐसा करिए। मतलब क्लास में होता है ना कि 2 से लेके 20 तक की टेबल आती है, चलो भाई 25 की टेबल सुनाओ। 25 की टेबल नहीं आती, 25 की तो खैर आसान होती है कैलकुलेट करने। 28 की टेबल सुनाओ, 28 की टेबल नहीं आती, गेट आउट, आउट क्लास से बाहर। तो वो वाला थोड़ा सा फील आ रहा है। अब यार मैं ये Naukri.com था यार, मैंने देख लिया बाद में, अब क्या करें, याद नहीं रहता। इन्फोएज यार आपको भी यार, आप तो खैर अमिताभ हो, मैं क्या कह सकता हूँ। तो बात करते हैं भाई Naukri.com की। तो यार अगर फंड मतलब अगर हम कॉन्सेप्चुअली सोचें कि Naukri.com है, आप एक बार कहीं पोस्ट डाल दो कि भाई 15,000 20,000 रुपए की नौकरी की ओपनिंग है, किसी को करनी हो तो आ जाओ। आप पूरा दिन मैसेज का ही रिप्लाई करते रहोगे। हम लोग हायरिंग वगैरह करते हैं तो मैंने अपनी फैक्ट्री में देखा था, एक बार गई गलती से कभी OLX पे या फिर कहीं और हमने पोस्ट डाल दिया कि आना है, अभी पता नहीं अकाउंट डिलीट हो गया, सब कुछ हो गया, वहां पे डला ही रहता है, कोई ना कोई आता ही रहता है कि भाई जॉब है क्या, क्या काम मिलेगा क्या। तो वैसे करके डिमांड साइड तो बहुत स्ट्रांग लगती है। बट हम फाइनेंशियल्स को जब देखते हैं, मैंने इसका पूरा फाइनेंशियल पढ़ा समझा, तो फाइनेंशियल में यार बहुत उठा पटक है, समझ नहीं आ रहा। फाइनेंशियल बहुत डिस्टर्ब है। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, टॉप लाइन बॉटम लाइन इधर उधर फड़फड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है मैड हॉर्स है। और मेरे हिसाब से स्टॉक में भी कुछ नहीं होने वाला जब इस तरह के फाइनेंशियल्स हैं। अगर आप इसको ले भी लोगे तो आप ऐसा करके इसमें पैसा बना सकते हो कि भाई आपको पता है कि किस टाइम ग्रोथ आएगा, तो भाई अभी लिया, 2-4 महीने बाद 6 महीने बाद बेच दिया, या फिर हफ्ते में कुछ उठा पटक कर ली बुल मार्केट की, तो वैसा करके पैसा बन सकता है। बट लॉन्ग टर्म पैसा जब तक नहीं बनेगा जब तक इसके फाइनेंशियल्स नहीं सुधरेंगे। कॉन्सेप्चुअली कितना भी अच्छा बिजनेस समझ में आता रहे कि Naukri.com है, नौकरी को सबको चाहिए ही, वो सब कहानी हम करते रहे, बट भाई मार्केट में रिटर्न बनता है शेयर का नंबर्स आने पर। क्वार्टरली रिजल्ट आए, कंपनी का मैनेजमेंट आया कि भाई ये नंबर्स हैं हमारे और ऐसा रहा, तो भाई वो नंबर्स डिसाइड करेंगे शेयर चलेगा या नहीं चलेगा। इमोशंस जो क्वार्टर से अगले क्वार्टर के बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा है, उस पर अगर बुल मार्केट है तो बढ़ सकता है शेयर, 2 गुना 3 गुना 5 गुना कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन अल्टीमेटली द शेयर प्राइस इज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। तो ऐसा करके देखना चाहिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार, शेयर कर दो किसी को, अपने दोस्त को यार, थोड़ा रीच बढ़ाओ। अब एड्स वगैरह आप देखते हो इसमें, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर से पहले मुंह नहीं लगाता यूट्यूब। तो वैसा करके देख लो यार, थोड़ा कर दो यार। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।